आखिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने स्पेस एक्स के आईपीओ में इन्वेस्ट करके इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पेसिस बनाने के एलन मस्क के विजन को एक्सेप्ट कर ही लिया। 85.7 बिलियन डॉलर का स्पेस एक्स आईपीओ का फंड रेजिंग कंपनी के 75 बिलियन डॉलर के टारगेट से भी ज्यादा है और इसी के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी में एक ऐसा क्रांति रियलिस्टिक लगने लगा है जो एआई से भी ज्यादा विजनरी और फ्यूचरिस्टिक एम्बिशन शोकेस कर रहा है। अभी तक तो सवाल पूछा जा रहा था कि क्या दुनिया एआई से भी आगे निकलकर मल्टी प्लैनेट लाइफ में इन्वेस्ट करेगी या फिर ये एक अल्ट्रा रिच का इन्वेस्टमेंट गैम्बल बनकर रहेगा। स्पेस एक्स आईपीओ की सफलता ने यह जवाब तो दे दिया कि क्या दुनिया एआई से आगे बढ़कर मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन में निवेश करेगी या नहीं, लेकिन कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या स्पेस एक्स सिर्फ अमीरों का अभी तक का सबसे बड़ा गैम्बल है? क्या स्पेस एक्स का ओवर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या इन्वेस्टर्स ने एक ऐसी कहानी पर दांव लगाया है जो फैंटेसी, पर्सनालिटी, ब्रांड नैरेटिव प्रीमियम का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने कम से कम अभी के लिए तो सबको ही मदहोश कर दिया है, लेकिन आरओआई किसी को नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए कि आप 1903 में खड़े हैं। दो बच्चे एक लकड़ी और कपड़े से बने छोटे से विमान को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं पागल है, इंसान कभी उड़ नहीं सकता। फिर 60 साल बाद इंसान चांद पर पहुंच जाता है। आज जब एलन मस्क कहते हैं कि ह्यूमैनिटी मस्ट बिकम अ मल्टी प्लैनेट स्पेसिस, तो दुनिया फिर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा कहता है यह मानव इतिहास का अगला बड़ा कदम है, दूसरा हिस्सा कहता है यह अरबपतियों का नया खिलौना है। और इसी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, अगर स्पेस एक्स का आईपीओ इतना सफल रहा है तो क्या निवेशक एआई से भी बड़ा भविष्य देख रहे हैं? पिछले 30 साल की सबसे बड़ी कहानी इंटरनेट नहीं, एआई नहीं, स्पेस एक्स है। 1990 के दशक की कहानी इंटरनेट, 2010 के दशक की कहानी स्मार्टफोन्स, 2020 के दशक की कहानी एआई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 2050 के दशक की कहानी शायद इन तीनों में से कोई नहीं होगी, वो होगी स्पेस इकॉनमी। पहले समझिए स्पेस एक्स क्या बेच रही है। स्पेस एक्स कोई रॉकेट नहीं बेच रही, स्पेस एक्स एक नया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, बिल्कुल वैसे जैसे कभी रेलवे ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया था और इंटरनेट ने डिजिटल रिवॉल्यूशन को। स्पेस एक्स का दावा है कि वो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन बना रही है। यहां एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी में फर्क समझना जरूरी है। एआई का उद्देश्य है इंसान को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, स्पेस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है इंसान की सिविलाइजेशन को एक्सपैंड करना। एआई कहती है धरती पर बेहतर जीवन, स्पेस एक्स कहती है धरती से बाहर भी जीवन। एलन मस्क का एम्बिशन क्या है? लोग सोचते हैं कि मस्क सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा पब्लिक आर्गुमेंट कुछ और है। वो कहते हैं अगर मानव सभ्यता केवल एक ग्रह पर रहेगी तो उसका एक्सटिंक्शन रिस्क, विलुप्त हो जाने का खतरा बहुत बड़ा है। एक्सटिंक्शन इवेंट्स का इतिहास देखें तो पृथ्वी पहले भी सुरक्षित नहीं रही। एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स, सुपर वोल्केनोज, पैंडेमिक्स, न्यूक्लियर वार, क्लाइमेट डिजास्टर्स सब देखे गए। डायनासोर पृथ्वी का सबसे सफल जीव था, फिर एक एस्टेरॉयड आया और सब खत्म। मस्क का तर्क है ह्यूमैनिटी शुड नॉट बिकम द नेक्स्ट डायनासोर। लेकिन दुनिया के बड़े निवेशक भावनाओं से नहीं, पैसे में निवेश करते हैं। यही सवाल है, स्पेस एक्स का आईपीओ में लोगों ने किस चीज में निवेश किया है, मार्स या रिवेन्यू? स्पेस एक्स की असली ताकत मार्स नहीं है, मार्स प्लैनेट अभी सपना है। पैसा आज कहां से आ रहा है? दो जगह से। पहली है लॉन्च बिजनेस। आज स्पेस एक्स दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च प्रोवाइडर बन चुका है। सरकारें, सैन्य एजेंसियां, सैटेलाइट कंपनियां सब स्पेस एक्स का उपयोग कर रही हैं। दूसरी है स्टारलिंक। यही सबसे बड़ा खेल है। स्टारलिंक सिर्फ सैटेलाइट इंटरनेट नहीं है, यह पोटेंशियली एक ग्लोबल टेलीकॉम नेटवर्क है। कल्पना कीजिए अफ्रीका, रूरल इंडिया, ओशियंस, एयरलाइंस, शिप्स, मिलिट्री नेटवर्क्स सब स्टारलिंक पर आ जाएं।
तब स्पेस एक्स केवल स्पेस कंपनी नहीं रहेगी, वो टेलीकॉम जायंट बन जाएगी। क्या स्टारलिंक अकेले स्पेस एक्स को ट्रिलियन डॉलर कंपनी के तौर पर सस्टेन कर सकता है? स्टारलिंक की वैल्यूएशन आज अकेले ही ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा हो चुकी है। कारण टेलीकॉम टावर्स नहीं, फाइबर नेटवर्क नहीं, कारण है पूरी दुनिया ऊपर से कनेक्टेड। अगर एलोन मस्क का विजन सफल होता है तो स्टारलिंक स्वयं एक ग्लोबल जायंट बिजनेस बन सकता है। लेकिन क्या मार्स बिजनेस मॉडल वास्तव में मौजूद है? यही सबसे बड़ा सवाल है। मार्स कॉलोनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है? किसे फायदा होगा? कौन पैसा देगा? स्केप्टिक्स कहते हैं मार्स कॉलोनी अभी इकोनॉमिक फैंटेसी है। क्यों? क्योंकि वहां मार्केट नहीं है, कस्टमर नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है। आज मार्स इन्वेस्टमेंट का बिजनेस केस कमजोर दिखता है। इतिहास क्या कहता है? जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा था तब भी लोग यही पूछ रहे थे, उस जमीन से कमाई क्या होगी? किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली सदियों में वहां दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी विकसित होगी। हर फ्रंटियर शुरुआत में इररेशनल लगती है। क्या स्पेस एक्स नया ईस्ट इंडिया कंपनी मूवमेंट है? कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट बहुत अलग है। समुद्री जहाजों ने कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्लैनेट्स को जोड़ सकती है। मल्टी प्लैनेट इकोनॉमी कैसे दिख सकती है? कल्पना कीजिए, साल 2080, मून माइनिंग, एस्टेरॉयड माइनिंग, मार्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टूरिज्म, ऑर्बिटल होटल्स, स्पेस सोलर एनर्जी। आज ये सब साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन 1990 में स्मार्टफोन भी साइंस फिक्शन जैसा लगता था। एस्टेरॉयड माइनिंग खुद में ही $1 ट्रिलियन सपना है। एक मध्यम आकार के एस्टेरॉयड में पृथ्वी के कई देशों से अधिक दुर्लभ धातुएं हो सकती हैं। यही वजह है कि कई प्राइवेट कंपनीज इस दिशा में रिसर्च कर रही हैं। समस्या यह है कि टेक्नोलॉजी अभी आर्थिक रूप से वायबल नहीं है। बहुत से लोग आज भी ये पूछ रहे हैं कि क्या एआई और स्पेस एक्स कॉम्पिटिटर हैं? शायद नहीं। असल में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। एआई मार्स पर ज्यादा जरूरी हो सकती है। कल्पना कीजिए, मार्स कॉलोनी बसती है, मंगल ग्रह पर बसी जिंदगी। वहां हर काम इंसान नहीं कर पाएगा। जरूरत होगी एआई रोबोट्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, एआई डॉक्टर्स, एआई इंजीनियर्स, और तब मार्स कॉलोनी शायद पृथ्वी से भी ज्यादा एआई पर डिपेंड करेगी। स्पेस एक्स के आईपीओ के बाद सबसे बड़ा चैलेंज प्राइवेट विजन वर्सेस पब्लिक मार्केट का भी हो गया है। जब तक स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी थी, मस्क लॉन्ग टर्म सोच सकते थे, लेकिन आईपीओ के बाद क्वार्टरली अर्निंग्स प्रेशर शुरू होगा। अब इन्वेस्टर पूछेंगे, रेवेन्यू कहां है, प्रॉफिट कहां है, मार्स मिशन से कमाई कहां है? यह देखना भी जरूरी है कि टेस्ला से क्या सबक मिलता है। टेस्ला में निवेश करने वाले शुरुआती निवेशकों ने केवल कार कंपनी में निवेश नहीं किया था, उन्होंने एक विजन में निवेश किया था। स्पेस एक्स उससे भी बड़ा विजन बेच रही है, लेकिन विजन हमेशा रियलिटी भी नहीं बनता। क्या यह अमीरों का खेल बन सकता है? यह संभावना वास्तविक है। इसे दो अलग अलग सिनेरियो से समझते हैं। सिनेरियो 1, एलिट स्पेस इकोनॉमी। ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस टूरिज्म केवल अरबपतियों तक सीमित रहे, मून बेस केवल सरकारों तक सीमित रहे, मार्स मिशन केवल अल्ट्रा रिच फंडिंग पर निर्भर रहे। तब स्पेस इकोनॉमी लग्जरी निश बनकर रह सकती है। लेकिन एक सिनेरियो 2 भी है, एविएशन रिपीट। 1900 में हवाई यात्रा अमीरों का शौक थी, आज मिडिल क्लास भी उड़ता है। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की लागत लगातार गिरती रही तो वही इतिहास दोहराया जा सकता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या स्पेस एक्स एआई से बड़ी अपॉर्चुनिटी है? शायद यह सवाल ही गलत है। सही सवाल है, क्या स्पेस एक्स अगले 50 साल की सिविलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन सकती है? अगर जवाब हां है तो वैल्यूएशन की सारी ट्रेडिशनल कैलकुलेशन बदल जाती है। आईपीओ में इन्वेस्टर्स ने क्या खरीदा है? वे रॉकेट नहीं खरीद रहे हैं, वे स्टारशिप नहीं खरीद रहे हैं, वे मंगल ग्रह पे कॉलोनी नहीं खरीद रहे हैं। वो खरीद रहे हैं एक संभावना। संभावना कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो जाए,
स्टारलिंक ग्लोबल यूटिलिटी बन जाए, पृथ्वी के बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए, मानव सभ्यता पहली बार मल्टी प्लानट सिविलाइजेशन बनने की दिशा में बढ़े। स्पेस एक्स का आईपीओ इसलिए केवल एक कंपनी का आईपीओ नहीं है, ये दो भविष्य के बीच इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल मतदान है। पहला भविष्य एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी। दूसरा भविष्य स्पेस एक्सपेंशन, मल्टी प्लैनेट सिविलाइजेशन। संभव है कि अगले 30 साल में एआई दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति साबित हो। संभव है कि स्पेस इकोनॉमी उससे भी बड़ी कहानी बन जाए। और यह भी संभव है कि मार्स कॉलोनाइजेशन कई दशकों तक केवल एक महंगा सपना बना रहे। लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर उसी समय अव्यवहारिक लगती हैं जब वे शुरू होती हैं। इसलिए स्पेस एक्स आईपीओ का असली सवाल यह नहीं है कि कंपनी कितनी कमाई करेगी। असली सवाल है, क्या ह्यूमन रेस सिर्फ पृथ्वी की प्रजाति बनकर रहना चाहती है या पहली बार ब्रह्मांड की प्रजाति बनने की दिशा में निवेश करना चाहती है। और शायद यही सवाल स्पेस एक्स को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सभ्यतागत दांव, सिविलाइजेशनल बेट बनाता है। आज लोगों में डर इस बात का भी है कि क्या ओवर वैल्यूएशन स्पेस एक्स की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 1999 का समय था, इंटरनेट दुनिया बदलने वाला था। हर निवेशक इंटरनेट में पैसा लगाना चाहता था। हर कंपनी के नाम के पीछे डॉट कॉम जुड़ते ही उसकी वैल्यूएशन आसमान छूने लगती थी। लोग कहते थे भविष्य इंटरनेट का है। वे सही थे, लेकिन एक समस्या थी, उन्होंने भविष्य सही पहचाना, कीमत गलत लगा दी। फिर आया डॉट कॉम क्रैश, हजारों कंपनियां खत्म हो गई। लेकिन इंटरनेट खत्म नहीं हुआ। अमेजॉन बच गया, गूगल बच गया, इंटरनेट जीत गया। और वो निवेशक हार गए जिन्होंने पैसा गलत जगह लगाया था। आज कुछ निवेशकों को स्पेस एक्स को देखकर वही डर लग रहा है। सवाल यह नहीं है कि स्पेस एक्स महान कंपनी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या स्पेस एक्स इतनी महान है जितनी उसकी वैल्यूएशन लगाई जा रही है। क्योंकि कभी कभी सबसे महान कंपनियां भी खराब निवेश साबित होती हैं अगर उन्हें बहुत महंगे दाम पर खरीदा जाए। पहले समझिए, अच्छी कंपनी और अच्छा निवेश दोनों एक जैसी चीज नहीं है। यह निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं अच्छी कंपनी का मतलब है अच्छा निवेश, लेकिन वास्तविकता अलग है। उदाहरण से इसे ऐसे समझिए, एक शानदार घर की वास्तविक कीमत 1 करोड़ है, लेकिन कोई उसे 5 करोड़ में खरीद ले। क्या वो अच्छा निवेश है? नहीं। घर अच्छा है, कीमत खराब है। यही अंतर है, ग्रेट कंपनी वर्सेस ग्रेट इन्वेस्टमेंट। स्पेस एक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी को भी गंभीरता से यह नहीं लगता कि स्पेस एक्स एक साधारण सी कंपनी है। वास्तविक बहस वैल्यूएशन पर है। स्पेस एक्स की वैल्यूएशन क्यों इतनी ऊंची है? क्योंकि निवेशक केवल उसका आज का बिजनेस नहीं खरीद रहे, वे खरीद रहे हैं स्टारलिंक, स्पेस लॉन्च मार्केट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ल्यूनर मिशंस, मार्स विजन, फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी। यानी वर्तमान रेवेन्यू से ज्यादा भविष्य के सपनों की कीमत लगाई जा रही है। आईपीओ में सबसे बड़ा खतरा नैरेटिव प्रीमियम रहा। कई बार मार्केट कंपनी को नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। टेस्ला की कहानी, इलेक्ट्रिक फ्यूचर, एनवीडिया की कहानी, एआई फ्यूचर, स्पेस एक्स की कहानी, मल्टी प्लैनेट फ्यूचर। जितनी बड़ी कहानी होती है उतना बड़ा नैरेटिव प्रीमियम जुड़ जाता है। क्या स्पेस एक्स के साथ भी एआई बबल जैसी स्थिति बन सकती है? हां, संभव है। एआई बबल और स्पेस बबल में समानता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं, भविष्य की संभावनाएं। लोग अक्सर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट वैल्यूएशन में जोड़ देते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा जोड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे 2050 तक स्पेस इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी, संभव है। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं कि आज किसी कंपनी को उसी आधार पर वैल्यूएशन मिल जानी चाहिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, एक्सिक्यूशन रिस्क है। स्टारलिंक आज स्पेस एक्स की असली वैल्यूएशन ड्राइवर है। सच्चाई यह है कि आज स्पेस एक्स की वैल्यूएशन का बड़ा हिस्सा मार्स प्लैनेट से नहीं, स्टारलिंक से आता है। लेकिन यहां भी सवाल है, क्या स्टारलिंक हमेशा डोमिनेट करेगा?
आज स्टारलिंक कंपटीशन में बहुत आगे है, लेकिन अमेजॉन कुइपर, चाइनीज सैटेलाइट नेटवर्क्स, यूरोपियन इनिशिएटिव्स भी मैदान में उतर रहे हैं। आज मोनोपोली जैसी दिखने वाली चीज कल कंपटीशन बन सकती है। एलन मस्क का पर्सनालिटी प्रीमियम एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। क्या निवेशक स्पेस एक्स खरीद रहे हैं या मस्क की पर्सनालिटी को? टेस्ला में भी ऐसा हुआ था। कई निवेशकों ने बिजनेस मॉडल से ज्यादा एलन मस्क पर भरोसा किया। स्पेस एक्स में भी यही हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि पर्सनालिटी का प्रीमियम हमेशा अस्थायी नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आज किसी के भी पास नहीं है, मार्स ग्रह की वैल्यूएशन कितनी है? यही वैल्यूएशन डिबेट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है। बुल्स कहते हैं मार्स मानव इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रंटियर होगा। मून माइनिंग, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टूरिज्म, एस्टेरॉयड रिसोर्सेज सब संभव है। बियर्स कहते हैं मार्स अभी रिवेन्यू जनरेटिंग एसेट नहीं है। आज की वैल्यूएशन में मार्स को शामिल करना स्पेकुलेटिव प्राइसिंग है, यानी फ्यूचर ड्रीम का एडवांस पेमेंट। टेस्ला का शुरुआती दौर आप याद करें। टेस्ला भी बरसों तक ओवर वैल्यूएशन वाली कंपनी कही जाती रही। एनालिस्ट कहते थे यह वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होती, लेकिन फिर ईवी एडॉप्शन बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा और वैल्यूएशन को कुछ हद तक सपोर्ट मिल गया। स्पेस एक्स की चुनौती अधिक कठिन है। टेस्ला कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचती थी, स्पेस एक्स सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट बेचती है। यह कहीं ज्यादा जटिल है। पब्लिक मार्केट का प्रेशर अब स्पेस एक्स का फ्यूचर डिजाइन तय करेगा। प्राइवेट मार्केट और पब्लिक मार्केट अलग अलग दुनिया है। प्राइवेट मार्केट में लोग 20 साल इंतजार कर सकते हैं, विजन पर भरोसा कर सकते हैं। पब्लिक मार्केट हर क्वार्टर सवाल पूछता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ, मार्जिन, कैश फ्लो। मार्स कॉलोनी पर पब्लिक मार्केट उतना धैर्य नहीं दिखाता जितना वेंचर कैपिटल दिखा सकता है। क्या ओवर वैल्यूएशन लंबे समय तक स्टॉक प्राइस में बनी रह सकती है? बिल्कुल, लेकिन असफल का मतलब समझना जरूरी है। आईपीओ हिट लेकिन लॉन्ग टर्म डिसअपॉइंटमेंट। आईपीओ शानदार हो सकता है, स्टॉक शुरू में ही उछल सकता है, लेकिन बाद में वैल्यूएशन रियलिटी से टकराकर ऑटो करेक्ट कर सकता है। यह कई टेक आईपीओ के साथ हुआ है। आज का नैरेटिव मैनिया में अगर आईपीओ को ह्यूमैनिटीज फ्यूचर के नाम पर एक्सेसिव प्राइसिंग किया गया है, तो करेक्शन की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। सबसे बड़ा खतरा स्पेस एक्स नहीं, इन्वेस्टर साइकोलॉजी है। बाजार अक्सर दो गलतियां करता है। पहली, नई तकनीक को अंडर एस्टिमेट करना। दूसरी, नई तकनीक को ओवर प्राइस करना। .com में यही हुआ, सोलर स्टॉक्स में यही हुआ, ईवी स्टॉक में यही हुआ, एआई स्टॉक्स में भी कई जगह यही चर्चा चल रही है। स्पेस एक्स भी शायद इससे अछूता नहीं रहेगा। आज स्पेस एक्स ओवर वैल्यूड हो सकता है और फिर भी सफल हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक महान कंपनी है, अमेजॉन एक महान कंपनी है, टेस्ला एक इन्फ्लुएंशियल कंपनी है, लेकिन अलग अलग समय पर इनकी वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के लिए महंगी भी रही है। कंपनी की गुणवत्ता और वैल्यूएशन दो अलग चीजें हैं। स्पेस एक्स के स्टॉक की सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं है, रॉकेट नहीं है, मार्स नहीं है। आगे सबसे बड़ी चुनौती होगी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। आज आईपीओ सफल हो सकता है, लिस्टिंग प्रीमियम मिल सकता है, लेकिन यदि निवेशक इसे पहले दिन से ही मानव सभ्यता का भविष्य मानकर असीमित वैल्यूएशन देने लगे हैं, तो वही चीज इसकी कमजोरी भी बन सकती है। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। भविष्य की सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर वास्तविक होती हैं, लेकिन उन क्रांतियों से जुड़ी वैल्यूएशंस हमेशा वास्तविक नहीं होती। इसलिए स्पेस एक्स के मामले में असली सवाल यह नहीं है कि क्या स्पेस एक्स दुनिया बदल सकती है। काफी हद तक उसने पहले ही स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है। असली सवाल यह है कि क्या निवेशक स्पेस एक्स के भविष्य के लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार होंगे जिसे कंपनी अगले 10-20 वर्षों में वास्तव में जस्टिफाई कर सके। और यही सवाल तय करेगा कि स्पेस एक्स इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा या सबसे बड़ा वैल्यूएशन डिबेट। हम तो समय समय पर लेकिन करते ही रहेंगे इसके अलग अलग पहलुओं पर बात। अभी के लिए शुक्रिया।